एक दाढ़ी वाला अधेड़ उम्र का आदमी अचानक देखता है कि कुछ छोटे छोटे गुंडे उसकी कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गए हैं और उसकी एक मजदूर को पीट रहे हैं। वो बिना किसी भाव के धीरे धीरे वहां जाता है और बगल में रखा लोहे का डब्बा उठा लेता है। एक्सक्यूज मी, उसे वापस काम पर लगना है, भाग यहां से, ये तेरा मामला नहीं है। मैं ठीक हूं बॉस, मैं ठीक हूं। सिर्फ एक सिगरेट खत्म होने का भी समय नहीं हुआ था और उन गुंडों की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो आदमी कोई बवाल नहीं चाहता था। बस उन्हें डांटा और बोला, तुरंत भागो यहां से। गुंडों को समझ आ गया कि वो उनके बस का नहीं है और डर कर भाग खड़े हुए। उस आदमी का नाम जेसन है। वो कभी दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पेशल एजेंट्स में से एक था, लेकिन जब उसकी पत्नी की जल्दी मौत हो गई तो उसने अपनी बेटी को एक परफेक्ट बचपन देने के लिए हमेशा के लिए इस खतरनाक दुनिया से नाता तोड़ लिया। अब वो एक आम आर्किटेक्ट की जिंदगी जी रहा है। बॉस की बेटी का नाम फेफे है। वो जेसन के बहुत करीब है, अक्सर उसके लिए लंच लाती है और उसे बहुत मानती है, एक हीरो की तरह। युवाओं की तरह फेफे को भी मौज मस्ती पसंद है। एक रात वो सज धज कर अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने जाती है, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ लोग पहले से ही उस पर नजर गड़ाए बैठे थे। वो चुपके से फेफे की तस्वीरें भी खींच लेते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खास टारगेट की तलाश में है। थोड़ी देर बाद फेफे को शराब चढ़ जाती है और उसे उल्टी महसूस होने लगती है। वो बाथरूम जाने का सोचती है। बार का रिसेप्शनिस्ट इस मौके की तलाश में था। वो तुरंत अपने गैंग को इशारा कर देता है, नो 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 नो, और फिर फेफे अचानक गायब हो जाती है, जैसे धरती निगल गई हो। बॉस तुरंत पुलिस को खबर देता है, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और कोई खबर नहीं मिलती। तब वो एक बड़ी रकम निकालकर जेसन से मदद की गुहार लगाता है। जेसन और फेफे के बीच गहरा रिश्ता था। वो बिना देर किए इस मिशन को स्वीकार कर लेता है। सबसे पहले वो उसी बार पहुंचता है। वहां उसे रिसेप्शनिस्ट को छुपकर ड्रग्स बेचते हुए देखता है। फिर वो उस गली में जाता है जहां फेफे गायब हुई थी। सीसीटीवी कैमरा जानबूझकर तोड़ा गया था और जमीन पर फेफे की टूटी हुई नेकलेस के मोती बिखरे हुए थे। यानी साफ है कि फेफे को वहीं से किडनैप किया गया था। थोड़ी देर बाद बार बंद हो जाता है और रिसेप्शनिस्ट घर लौटता है। जेसन उसका पीछा करता है। घर पहुंचने पर रिसेप्शनिस्ट कोई अजीब सी दवा निकालता है और खुद को नशे में उड़ाने लगता है। तभी जेसन चुपचाप उसके कमरे में घुस जाता है। रिसेप्शनिस्ट डर कर बंदूक उठाता है, लेकिन देखता है कि जेसन पहले ही उसकी कनपटी पर गन तान चुका है। जेसन फेफे की तस्वीर दिखाता है और पूछता है, कहां है वो? रिसेप्शनिस्ट बहुत घमंडी था। उसने जेसन को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। मैं डरा नहीं हूं, फक यू, जेसन उसे समझाता है। अगर सच्चाई बता दोगे तो कम तकलीफ होगी। फुक यू। अब जेसन का सब्र टूटता है। रिसेप्शनिस्ट हार मान जाता है और सब सच बता देता है। तभी दरवाजे के बाहर कुछ हलचल होती है। रिसेप्शनिस्ट का एक साथी वहां आता है और चिल्लाता है, ओपन द डोर, आई फकिंग टेल यू। जेसन जल्दी से उसके कपड़े चेक करता है और पाता है कि वो रशियन गैंगस्टर है। वहां से निकलते वक्त जेसन एक गुंडे के बैग से कैश निकाल लेता है और सीन को डकैती जैसा दिखाने की चाल चलता है। थोड़ी देर बाद उस रिसेप्शनिस्ट का बॉस वहां पहुंचता है। उसका नाम था सांगबियो। जेसन बाहर से लगातार उसकी हर हरकत पर नजर रखता है। सांगबियो गुस्से से पागल हो चुका था, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उसके आदमी मारे गए, बल्कि इसलिए क्योंकि ड्रग्स का सारा पैसा जो रिसेप्शनिस्ट के पास था वो भी अब गायब हो चुका था। लेकिन रिपोर्ट करने की हिम्मत भी नहीं थी। पुलिस से डरता था। तभी उसने कुछ बड़े प्लास्टिक ड्रम्स मंगवाए, अपने 3 गुंडों की लाशों के टुकड़े टुकड़े करवाए, उन्हें ड्रम में डलवाया और फिर तेजाब से पूरी तरह घोल दिया। सांगबियो वाकई बेहद खतरनाक इंसान था। वो सिर्फ ड्रग्स तक सीमित नहीं था। अब और जानकारी जुटाने के लिए जेसन चोरी छुपे उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है। सांगबियो की नींद खुलती है और वो हैरान रह जाता है। खुद को बंधा हुआ पाता है। वो गुस्से में जेसन को धमकाता है, मुझे अभी की अभी छोड़ दो।
वरना तुमसे जुड़े हर इंसान को हम एक एक करके खत्म कर देंगे। लेकिन जेसन चुप नहीं रहता। उसे बिना कुछ कहे 2-3 जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। फिर वो सांग बियो के सामने उसके ड्रग्स के पैसों की एक गड्डी निकालता है और ऐसे उसके चेहरे पर फेंकता है जैसे कोई कागज के टुकड़े हो। जेसन कहता है, मुझे तेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ उस लड़की को ढूंढ रहा हूं जो गायब हुई है। जैसे ही सांग बियो फेफे की तस्वीर देखता है, वो उलझन में पड़ जाता है। जेसन फिर कहता है, जब तक मैं उसे वापस नहीं लाता, मैं रुकने वाला नहीं हूं। सांग बियो को समझ आ जाता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, तो गुस्से में पागलों जैसा चिल्लाने लगता है। ये समाज का नासूर सांग बियो जेसन के सामने एकदम बेबस नजर आता है। कुछ समय बाद एक बड़ा आदमी वहां आता है। वो सांग बियो का चाचा है और गैंग का सबसे ताकतवर इंसान। वो सीसीटीवी वीडियो में देखता है कि कैसे सांग बियो मारा गया। उसे लगता है कि ये पूरे परिवार की बेइज्जती है। वो कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जेसन को ढूंढेगा और उसके टुकड़े टुकड़े करेगा। एक दोस्त की सिफारिश पर जेसन एक बार में जानकारी लेने पहुंचता है। वो एक मोटी रकम निकालता है और साफ करता है कि उसे इंफॉर्मेशन चाहिए। काउबॉय अंकल मुस्कुराता है और जेसन से कहता है, मेरे साथ चलो। लेकिन जेसन को क्या पता था कि ये एक जाल है। काउबॉय उसे एक ऐसे कमरे में ले जाता है जहां 10 से 15 खतरनाक गुंडे पहले से मौजूद थे। असल में ब्लैक ब्रदर को उस पर शक था। उसे लगता था कि जेसन कोई अंडरकवर पुलिस वाला है। उसने कुछ कहे बिना ही अपने आदमियों को इशारा किया, पहले इसे मार के लूला लंगड़ा बना दो, फिर पूछेंगे। जेसन नहीं चाहता था कि लड़ाई हो, लेकिन अब कोई चारा नहीं बचा था। ब्लैक ब्रदर समझ जाता है कि जेसन की फाइटिंग स्किल्स जबरदस्त है, लेकिन साथ ही ये भी कि वो पुलिस वाला नहीं हो सकता। आखिरकार दोनों समझौता करते हैं और एक डील पक्की होती है। इसके बाद जेसन एक रेस्टोरेंट में काउबॉय अंकल से दोबारा मिलता है। वो उन्हें एक बड़ा अमाउंट देता है और कहता है, फेफे को ढूंढ निकालो, मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। वो लोग जेसन को एक मोबाइल फोन देते हैं और कहते हैं, बस इंतजार करो, खबर मिलते ही बताएंगे। अब कैमरा शिफ्ट होता है फेफे की तरफ। उसे एक कार के बूट से घसीट कर निकाला जाता है, फिर एक बड़े सूटकेस में ठूंस कर बंद कर दिया जाता है और फिर उसे एक रसूखदार गंजे आदमी को गिफ्ट के तौर पर दे दिया जाता है। जैसे ही वो आदमी सूटकेस खोलता है और फेफे की तरफ बढ़ता है, अचानक वो खून से सना हुआ बाहर भागता है। असल में फेफे ने बहादुरी से विरोध किया और गंजे को जोर से काट लिया। वहीं दूसरी तरफ काउबॉय अंकल की टीम ने सच में कमाल कर दिखाया। उन्होंने उन गुंडों का एक मोबाइल फोन ढूंढ निकाला जो फेफे को किडनैप करके ले गए थे। जेसन उस फोन की लोकेशन ट्रेस करता है और उन लोगों के ठिकाने पर पहुंच जाता है। वो कार में छुपकर उन पर नजर रखता है, लेकिन उसकी जासूसी पकड़ी जाती है। जेसन फौरन एक मोटरसाइकिल छीनकर वहां से भागता है। गुंडे पीछा करते हैं और पीछे से फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी आगे से एक पुलिस कार आती है। जेसन पूरी ताकत से उसमें टकरा जाता है, पर यह कोई आम पुलिस नहीं थी, ये थे भ्रष्ट पुलिस वाले। जेसन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गुंडे उसे पकड़कर कार में डाल देते हैं और वापस ले जाने लगते हैं ताकि बॉस उसके साथ जो चाहे वो कर सके। उन्हें लगता है कि जेसन बहुत जिंदा है, तो उसकी रस्सी और टाइट कर देते हैं। बिंग जान बिंग जान बिंग जान, युद्ध युद्ध युद्ध। इसी दौरान कार का बैलेंस बिगड़ता है और वो पलटती हुई लुढ़कती जाती है। जब कार रुकती है, जेसन एक पिस्तौल उठाता है और धड़ाधड़ दो गुंडों को शूट कर देता है। फिर एक जोरदार किक से कार का दरवाजा तोड़कर बाहर निकलता है। शानदार स्टाइल में वो भाग जाता है। ताकि कोई सबूत ना बचे, वो कार को एक जोरदार लात मारता है और कार लुढ़कती हुई सीधे झील में जा गिरती है। जब तक कार पूरी तरह डूब नहीं जाती, वो वहीं खड़ा रहकर सुनिश्चित करता है और फिर शांतिपूर्वक वहां से निकल जाता है। जैसे ही धोखा सामने आया, माहौल में बवाल मच गया। जेसन ने अब कोई वक्त ज़ाया नहीं किया। गन उठाई और सीधा गोलियों की बारिश शुरू कर दी। लेकिन जब तक गोलियां चलती,
छोटा कारलामी तो कब का ढेर हो चुका था। लंबे बालों वाला लड़का फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को ढाल बना लेता है और जेसन को पैसों का लालच देने की कोशिश करता है। जेसन लड़की को जाने देता है, फिर फेफे की फोटो निकालकर पूछता है, बताओ ये लड़की कहाँ है? बंदूक सीधे उसके सिर पर रखी होती है। लंबे बाल वाला लड़का जान बचाने के लिए समझौता करता है, लेकिन बस एक अंदाजा देता है। कहता है, वहां चलो, रास्ते में बाकी बताऊंगा। जेसन उसे कार में बांधकर उसी दिशा में निकल जाता है। लगभग आधे घंटे बाद वो एक गुप्त क्लब तक पहुंचते हैं। लड़के के अनुसार फेफे को यहीं एंजॉय किया जाना है। जेसन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक जोरदार लात मारता है और फिर एक के बाद एक गोलियां दागकर उसकी जहरीली जिंदगी खत्म कर देता है। अब क्लब के अंदर का नजारा दिखता है। गानों और शराब में डूबे रसूखदार लोग, जिन्हें ये एहसास तक नहीं कि उनकी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गेट के बाहर कई गार्ड्स खड़े हैं। सीधी टक्कर मुमकिन नहीं। जेसन एक अंधेरे कोने में छुप जाता है और सही मौके का इंतजार करता है। तभी दो गुंडे बाहर निकलते हैं। दृश्य बदलता है। अब कैमरा फेफे के पास आता है। उसे दो गुंडे घसीटकर एक कमरे में ले जाते हैं। इस बार उसके विरोध से बचने के लिए चेन से बांध देते हैं। तभी वो गंजा आदमी फिर से आता है, जिसे फेफे ने पहले काटा था। इस बार वो और भी नीच हरकत की कोशिश करता है, लेकिन तभी जेसन हरकत में आ जाता है। जैसे ही जेसन ने कुछ गुंडों को मार गिराया, ब्लैक ब्रदर भी अपने आदमियों के साथ वहां आ धमकता है। वे सब मोटरसाइकिलों पर सवार होकर खिड़की से अंदर घुसते हैं। उनकी राइडिंग स्किल्स जबरदस्त थी, पर सामने जेसन था। कमरे में बाइक चलाना मतलब खुद को टारगेट बना लेना। जेसन ने चुटकियों में सबको गिरा दिया। फिर आता है काउबॉय अंकल, सीधा बंदूक तानकर कहता है, बेस्ट ऑफ लक। एक छोटा सा आमना सामना होता है। ब्लैक ब्रदर को लगता है वो ताकत में भारी पड़ेगा, पर उसका ओवर कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबता है। जेसन फिर भी नफरत नहीं करता। वो उसके चेहरे को छूता है और अपनी तरफ से सम्मान प्रकट करता है। इसी बीच कमरे के अंदर से फेफे की चीखें सुनाई देती हैं। जेसन गुस्से से दरवाजे को एक जोरदार किक मारता है। गंजा आदमी चौंकता है, तू यहां तक पहुंच गया, अब तेरा काम तमाम। भीतर घमासान शुरू हो जाता है। इसी अफरा तफरी में फेफे एक मौका पकड़ लेती है। वो महिला गुंडे की गर्दन को पीछे से जकड़ लेती है। जेसन के साथ काम करते करते उसने भी कुछ फाइटिंग मूव्स सीख लिए थे। जैसे ही उसने टांगों से दबाव डाला, गुंडे की गर्दन टूट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाहर से दो और गुंडे आते हैं। उनके हाथ में है हैवी मशीन गन। वे पागलों की तरह शूटिंग शुरू कर देते हैं। जेसन फौरन एक कोने में छुपता है। अपने सीने पर लगे एक डिवाइस को ऑन करता है। जैसे ही डिवाइस ऑन होता है, दुश्मनों की पोजीशन उसके चेस्ट पर दिखाई देने लगती है। आई फॉरगॉट, हंसी में कहता है। वो एक ग्रेनेड निकालता है और एक गुंडे की तरफ फेंक देता है। एक अकेला जेसन पूरे अंडरवर्ल्ड गैंग को तबाह कर देता है और फेफे को उस नरक से आजाद करा देता है। अगर आपको ये धमाकेदार कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली कहानी के लिए तैयार रहना मत भूलना।